हेलो दोस्तों, यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स पीजीटी की तैयारी। तो जिसके अंतर्गत हम लोग चैप्टर वाइज हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। आज से हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखेंगे। तो पहला चैप्टर है दोस्त मांग और मांग के नियम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्त मांग और मांग के नियम और मांग के प्रकार और मांग की लॉस, जो कि पहला चैप्टर है कंज्यूमर बिहेवियर के अंतर्गत मांग और मांग के नियम पहला चैप्टर है। तो आइए देखते हैं पहला मांग का नियम। तो मांग का नियम क्या है दोस्त? लॉ ऑफ डिमांड क्या है भैया? मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, जो वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध को बताता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर मांग कीमत ज़्यादा होगी, मान लीजिए कीमत ज़्यादा है, प्राइस अगर ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगी। प्राइस ज़्यादा है, अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम होगी, और प्राइस अगर कम है तो क्या हो जाएगा? मांग आपकी ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। तो आइए कुछ परिभाषा देख लेते हैं। तो अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, तो उसकी मांग घट जाती है, और जब कीमत में कमी होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि किसी वस्तु की कीमत अगर कम होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, और कीमत अगर बढ़ी होती है तो मांग घट जाती है। तो इसे कहते हैं मांग। तो अन्य बातें समान रहने पर इसकी कुछ मान्यताएं हैं दोस्तों। आइए देख लेते हैं कि क्या क्या मान्यताएं हो सकती हैं मांग के नियम के लिए। तो पहला है दोस्त, उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे वो 10 रुपये कमा रहा है तो 10 ही रुपये कमाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो आज 10 रुपये कमा रहा है, कल 20 रुपये कमा रहा है, तो ये मांग के नियम इस पर लागू नहीं होगा। दूसरा है दोस्त, उपभोक्ता की रुचि, फैशन और आदतों में बदलाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसकी रुचि आज 2 रोटी खाने की थी तो कल वो 2 रोटी ना खा के कुछ और चीज़ खाए, तो उसकी रुचि और फैशन जो है वो समान बना रहे, उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। संबंधित वस्तुओं, स्थानापन्न और पूरक की कीमतें स्थिर रहनी चाहिए। अगर कोई चीज़ है उसका कीमत जैसे स्थानापन्न हो गया या पूरक हो गया, जैसे कि चाय की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं, लेकिन दोनों की कीमत समान होनी चाहिए। फिर भविष्य में कीमत बदलने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए कि आज किसी वस्तु की कीमत 5 रुपये है तो कल बढ़ के 10 रुपये हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक नीचे की ओर क्यों होता है? तो मांग वक्र नीचे की ओर क्यों गिरता हुआ होता है? ये देखिए ऐसे मांग वक्र नीचे गिरता हुआ क्यों होता है? तो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि मांग वक्र बाएं से दाएं क्यों झुकता हुआ होता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो आइए देख लें। तो पहला कारण है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के कारण, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक इकाइयाँ खरीदता है, प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता घटती जाती, इसलिए वह अधिक मात्रा तभी खरीदेगा जब कीमत कम होगी। जैसे कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर 1 रोटी खाता है तो उससे ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी उसको, दूसरे से उसको कम मिलेगी। जैसे जैसे इसे इकाइयों का उपभोग करता जाता, उसकी जो है सीमांत उपयोगिता क्या होती है? घटती जाती है। उसकी भूख कम होती जाती है तो उसकी उपयोगिता भी उसके लिए कम होती जाती है। आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट्स। वस्तु की कीमत कम होने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय, क्रय शक्ति बढ़ जाती है। अगर वस्तु की कीमत कम है तो वो कम पैसे में ज़्यादा सामान खरीद सकता है, जिससे वह अधिक सामान खरीद सकता है। दूसरा है प्रतिस्थापन प्रभाव। जब कोई वस्तु सस्ती होती है तो वह दूसरी वस्तु महंगी की तुलना में अधिक आकर्षक हो जाती है। हम लोग महंगी वस्तु को सस्ती वस्तु से बदल सकते हैं। जैसे कि कोई 2 चीज़ें हैं, जैसे कि मान लेते हैं चाय महंगी हो गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रिप्लेसमेंट करके कॉफ़ी पीने लगेंगे जो कि उससे महंगी है, तो उसको रिप्लेस कर देंगे। अगला देखते हैं उपभोक्ताओं की संख्या में परिवर्तन। कीमत घटने पर नए उपभोक्ता बाजार में आ जाते हैं जो पहले उससे नहीं खरीद पा रहे थे। मतलब कीमत ज़्यादा थी तो कम लोग खरीदते थे, अभी कोई वस्तु की कीमत घट गई तो ज़्यादा लोग खरीदने लगते हैं।
नेक्स्ट आइए देखते हैं अगला, मांग के नियम के अपवाद। तो मांग के एक्सेप्शंस क्या हैं, क्या क्या अपवाद हैं। तो इन परिस्थितियों में कीमत बढ़ने पर मांग भी बढ़ता है। मांग वक्र ऊपर की ओर ऐसे शिफ्ट हो जाता है ऐसे। तो ग्रिफिन वस्तुएं, तो ग्रिफिन वस्तुएं क्या होती हैं दोस्त, ये अत्यंत घटिया वस्तु होती हैं जिन पर आय प्रभाव बहुत मजबूत और ऋणात्मक होता है, जैसे मोटा अनाज। इस पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। अगला है वेबलेन वस्तु। अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वेबलेन वस्तु। तो प्रतिष्ठा सूचक वस्तु, हीरे, महंगी गाड़ियां आदि अमीर लोग इन्हें समाज में प्रतिष्ठा दिखाने के लिए ऊंची कीमत पर खरीदते हैं। यह है बेबलेन वस्तुएं। कहा जाता है कि जैसे कि सम्मान वाली चीज़ें, जो कि महंगी चीज़ें जो होती हैं, वो बेबलेन वस्तुएं कहलाती हैं। भविष्य में कीमत में परिवर्तन की आशंका, यदि लोगों को लगता है कि भविष्य में कीमतें और बढ़ेंगी तो वे वर्तमान में ऊंची कीमत पर भी अधिक खरीद लेंगे। उनको ये लगता है कि अगर मार्केट में उनको आभास ये हो जाए कि कोई भी वस्तु है जो जिसका भविष्य में कीमत बढ़ सकता है, तो व्यक्ति क्या करता है कि उसकी खरीद, चाहे वो कितनी भी महंगी हो, वो खरीद के स्टोर कर लेता है। आगे देखते हैं अगला, मांग की लोच। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जहां मांग का नियम केवल दिशा बताता है, जहां मांग की नियम केवल दिशा बताता है, वहीं मांग की लोच एक मात्रात्मक कथन, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। यह बताती है कि कीमत बदलने पर मांग में कितना परिवर्तन होगा। तो मांग की लोच बताता है कि अगर कोई वस्तु बढ़ती और घटती है तो वो कितना घटता है और कितना बढ़ता है, इसी को मांग की लोच कहा जाता है। मूल रूप से मांग की लोच 3 प्रकार की होती है, कीमत लोच, आय लोच और आड़ी या तिरछी लोच। पर जो पीजीटी परीक्षा के लिए मांग की लोच ईपी सबसे महत्वपूर्ण होती है, मांग की कीमत लोच महत्वपूर्ण होता है। आगे देख लेते हैं। तो ये देखिए मांग की लोच की कुछ प्रमुख बातें देखिए। मांग की लोच कितने प्रकार की होती हैं दोस्त, पांच प्रकार की मांग की प्रमुख लोचें होती हैं। तो कीमत की लोच, पहले मांग की कीमत लोच को मुख्यतः 5 श्रेणियों में बांटा गया। पहला पूर्णतः लोचदार, तो ईपी इक्वल टू इन्फिनाइट इस तरह से होता है। परफेक्ट इलास्टिक, पूर्णतः लोचदार। और अत्यधिक लोचदार, हाईली स्टैटिक होला, ईपी मोर देन 1, ये है। फिर इकाई लोचदार, यूनिटरी इलास्टिक, ईपी इक्वल टू 1 होगा। इकाई अगर लोचदार है तो ये होगा ईपी इक्वल टू 1। और बेलोचदार या कम लोचदार होगा, ईपी ये होगा 1। और पूर्णतः लोचदार होगा तो ईपी इक्वल टू 0, जहाँ पे कि क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं दोस्त। अगला क्या है भैया, प्रतिस्थापन। मांग की लोच को मापने की विधियां हैं दोस्त। तो मांग की लोच की नापने की कौन कौन सी विधियां हैं, आइए देख लेते हैं। मांग की लोच मापने की विधियां, मांग की लोच मापने की विधियां, मापने की विधियां। तो इसमें है दोस्त, पहला है प्रतिशत या आनुपातिक विधि, परसेंटेज आर प्रोस्परनेट मेथड। इसका प्रतिपादन किया है डॉक्टर फ्लक्स ने किया है। प्रतिशत या आनुपातिक विधि का मांग की लोच के मापने के प्रतिशत और आनुपातिक लोच को फ्लैक्स ने दिया, डॉक्टर फ्लैक्स ने। उन्होंने बताया है कि ईपी इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, जहाँ डेल्टा क्यू इक्वल टू मात्रा में अंतर, डेल्टा पी इक्वल टू कीमत में अंतर, पी इक्वल टू प्रारंभिक कीमत और ओ क्या है, प्रारंभिक मात्रा है। अगला है दोस्त, अगला मेजरमेंट जो है वो है कुल व्यय विधि। तो इसका प्रतिपादक अल्फ्रेड मार्शल ने किया है। इस विधि में लोच को अंकों में नहीं बल्कि श्रेणियों में मापा जाता है। इसमें पहला ईपी इकाई से अधिक, जब कीमत घटने पर कुल व्यय बढ़ जाता है, कीमत बढ़ने पर कुल व्यय घट जाता है, इसके विपरीत संबंध होता है। ईपी इक्वल टू 1 इकाई के बराबर होता है, जब कीमत चाहे बढ़े या घटे कुल व्यय स्थिर रहता है दोस्त।
कुल व्यय स्थिर रहता है। आगे देख लेते हैं भैया अगला तीसरा, EP1 इकाई से कम है, इकाई से कम है जब EP क्या हो, इकाई से कम हो, जब कीमत घटने पर कुल व्यय भी घट जाता है या कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ जाता है तो इसका सीधा संबंध होता है इकाई से कम होता है। तो अगला देख लेते हैं दोस्त, कुल व्यय विधि को किसने दिया, मार्शल ने दिया। फ्लक्स विधि को फ्लक्स ने अनुपातिक और प्रतिशत विधि को दिया है। अगला देख लेते हैं, अगला है भैया ज्यामिति विधि, बिंदु या ज्यामिति पॉइंट या ज्योमेट्री मेथड। इसके प्रतिपादक हैं अल्फ्रेड मार्शल, इसके भी प्रतिपादक भैया। इसका उपयोग तब किया जाता है जब मांग वक्र के किसी एक निश्चित बिंदु पर लोच निकालनी हो। इसका सूत्र है EP इक्वल टू लोअर सेगमेंट एंड अपर सेगमेंट, मतलब नीचे का भाग बटा ऊपर का भाग EP इक्वल टू होता है। इसको दिया है बिंदु विधि या ज्यामिति विधि को अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। अगला देखते हैं चाप या लोच विधि, तो आर्क इलास्टिक मेथड। इसका उपयोग तब किया जाता है जब कीमत और मांग में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, मांग वक्र के एक बड़े हिस्से या चाप का लोच निकलता है। इसका सूत्र है दोस्त EP इक्वल टू Q2 माइनस Q1, Q2 प्लस Q1 डिवाइड बाई P2 माइनस P1 और P2 प्लस P1। ठीक है दोस्त, आगे देख लेते हैं दोस्त, आइए अगला देख लेते हैं। अगला भैया अगला है मांग की आड़ी लोच और आय लोच, मांग की आय लोच और आड़ी लोच चौथा विधि है जो मेजर करने का, मांग की आड़ी लोच या आय लोच। तो यह मांग की आय लोच उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण मांग में होने वाला परिवर्तन है दोस्त। अगला सामान्य वस्तु के लिए आय लोच क्या होता है, घनात्मक होता है। सामान्य वस्तु के लिए आय लोच घनात्मक होता है। घटिया वस्तु के लिए आय लोच ऋणात्मक होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सामान्य वस्तु के आय लोच क्या होगा दोस्तों, घनात्मक होता है। घटिया वस्तु के लिए या गिफिन वस्तु के लिए ऋणात्मक होता। अनिवार्य वस्तुओं के लिए आय लोच शून्य होता है। मांग की आड़ी लोच या तिरछी लोच क्या होता है दोस्तों, क्रॉस इलास्टी। वस्तु X की कीमत बदलने पर वस्तु Y की मांग पर क्या असर पड़ता है, उसे मांग की तिरछी लोच कहते हैं। कि अगर किसी वस्तु की कीमत 5 रुपया बढ़ रहा है तो उसका प्रभाव Y वस्तु की कीमत पर कैसे पड़ेगा और कितना पड़ता है, यही है तिरछी मांग। अगला देखते हैं स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में, जैसे चाय और कॉफ़ी। स्थानापन्न वस्तु क्या है, जिसकी जगह पे कीमत अगर बढ़ जाए तो दूसरी कौन सी वस्तु है जो कि हम उसको स्थानापन्न कर सकते हैं। मान लीजिए कि कॉफ़ी की कीमत बढ़ गई है तो हम उसका रिप्लेसमेंट रखते हैं। जैसे हम कॉफ़ी की जगह चाय पीते हैं तो चाय पी सकते हैं, तो ये उसका क्या है, रिप्लेसमेंट है, स्थानापन्न है, सब्स्टिट्यूट है। आड़ी लोच घनात्मक होता है। स्थानापन्न वस्तुओं के लिए आड़ी लोच घनात्मक होता है। चाय महंगी होगी तो कॉफ़ी की कीमत भी मांग बढ़ेगी। पूरक वस्तुओं के लिए क्या होता है दोस्त, तो स्थानापन्न वस्तुओं का मतलब ये होता है दोस्त कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो दूसरे वस्तु को उसके बढ़ना उसके संदर्भ में। आगे देखते हैं पूरक वस्तु क्या है दोस्त। पूरक वस्तु वे होता है जैसे कार और पेट्रोल की पूरक वस्तु वे वस्तु होते हैं जिसका एक वस्तु से दूसरे वस्तु का निर्माण होना। जैसे कि मान लीजिए अगर हम कार बना रहे हैं तो कार के पार्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए पूरक वस्तु उसके बिना उसका काम नहीं। जैसे पेन है तो स्याही की जरूरत पड़ेगी, तो पेन है तो स्याही की जरूरत पड़ेगी, मतलब एक दूसरे के पूरक है, उसके बिना उसका काम नहीं चल सकता है। जैसे कार और पेट्रोल, कार है तो पेट्रोल होना जरूरी है, नहीं तो बिना कार के पेट्रोल का काम नहीं होगा। तो एक दूसरे के क्या है, ये पूरक हैं। जैसे इसे आड़ी लोच, इसका आड़ी लोच ऋणात्मक होता, कार महंगी होगी तो पेट्रोल की मांग घटेगी। तो यह है पूरक वस्तु। ये रहा दोस्त आज के महत्वपूर्ण टॉपिक। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा होगा। हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।